Dear student, in the last video we talked about ionic radii and its variation in period and group. Now we are going to see how to determine the ionic radius. Now when we say ionic radius, I told you it is the radius of an ion in simple words. Okay, or it is the distance from the nucleus of an ion to the outermost shell of that ion, that you will consider as ionic radius. Now it is simple a definition, but how to measure it? So there are some methods derived by some scientists like Lande, Bragg and Pauling. So here we are going to discuss about the Pauling's method. In Pauling's method you will come across some new words for which I will give you the definition in notes form, but now you just listen what they mean. Like the first method you can see here, which is very widely used here. Lande and Bragg is there, but as compared to these two methods, Pauling method is technically giving the good result. So that's why it is used. So in your syllabus, we will talk about it. Now Pauling's method, when we say, it is used to determine the ionic radius. Now as per the property of ion, the radius of an ion is always inversely proportional to इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. Z यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के लिए डिनोशन दिया है, और Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और Z मीन्स एटॉमिक नंबर, सिग्मा मीन्स शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ये सारे टर्म्स हम प्रीवियस चैप्टर में जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, जो फैक्टर्स एटम को इफेक्ट करते हैं, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो उनमें हमने ये टर्म्स देखे थे. स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो उसी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक कांस्टेंट जनरेट हुआ जिसे हम बोलते हैं सिग्मा. और Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z यानी कि एटॉमिक नंबर. सो हाउ यू विल डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ओके, सो ये जो चीज़ है ये यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एन आयन के. मतलब अगर मैं इसमें Z इफेक्टिव की जगह Z माइनस सिग्मा डाल दूंगी तो हमारा नया इक्वेशन इस तरह से बनेगा. R आयन यानी कि रेडियस ऑफ एन आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस सिग्मा. ओके, या फिर अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दो, तो आपको पता है रूल कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब भी आप निकालते हो तो उसकी जगह पे आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है. यहाँ हम कांस्टेंट डाल रहे हैं A, तभी जाके आप यहाँ इक्वल टू साइन डाल सकते हैं. सो R ऑफ आयन इज इक्वल्स टू A अपॉन Z माइनस सिग्मा. Z माइनस सिग्मा कहाँ से आया? Z इफेक्टिव का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा. ओके, फिर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n जो होता है ना, उस पर डिपेंड है. अप्लाइंग द इक्वेशन 3 टू द कैटायन एंड आयन. अब हम जब आयन बोलते हैं तो आयन तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन. तो अगर उसमें हम फॉर्मुलेट करेंगे, कैटायन को हम आर सी से डिनोट कर रहे हैं और एनायन को हम आर ए से डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो आर सी यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू ए अपॉन जेड सी माइनस सिग्मा सी. अब जेड सी यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ कैटायन. जहाँ सी दिख रहा है वो कैटायन से रिलेटेड है, तो मतलब उसे स्पेशल डिनोशन देने के लिए हमने सी सी लिखा है. यही चीज़ क्या है? Z इफेक्टिव, तो वो कैटायन की हो गई. वैसे ही हम एनायन के लिए क्या डिफाइन करेंगे? आर ए यानी कि आयनिक रेडिया ऑफ एन आयन इज इक्वल्स टू ए यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Z ए यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन आयन.
माइनस सिग्मा ए यानी कि शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ एनायन। उसी को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं जेड इफेक्टिव से, तो यानी कि ए अपॉन जेड इफेक्टिव ऑफ ए यानी कि एनायन। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फर्दर डिस्क्रिप्शन, तो उसमें डिस्टेंस अगर हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस यानी कि एनायन और कैटायन का जो रेडियस है उनका डिस्टेंस निकालना है, उनके बीच में का डिस्टेंस, तो व्हाट यू विल डू, सिंपली वी विल ऐड देम, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। ओके, इसको हम ऐड करेंगे या सम अप करेंगे, सम ऑफ आयनिक रेडियाई दैट इज ऑफ कैटायन एंड एनायन, वो हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि डी। ओके, यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ हमने NaF लिया है। ओके, अब NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, जब हम कैटायन और एनायन की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है। कैटायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और एनायन हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। कैटायन कौन सा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे यहाँ NaF में Na+ क्या है, कैटायन। क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सो वो प्लस चार्ज लेगा। और ये जो फ्लोरीन है यानी कि नॉन मेटल या हैलोजेंस, ये क्या है, इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो गेन कर रहा है इसलिए वो बन गया एनायन और इस पे आ गया माइनस चार्ज। ओके, फिर उनके जो आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है जो हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे इस टॉपिक में, उसके लिए स्पेशल अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे जहाँ स्लेटर रूल लगाते हैं और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ वो दिया हुआ है, तो अभी हम उस पर एक्सप्लेनेशन ना करते हुए सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है। सिग्मा की वैल्यू है 4.5, सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि A अपॉन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी कि Z माइनस सिग्मा। हमारा सिग्मा क्या है 4.5 और ये Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो अब ये एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो Na है यानी कि सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो आप 11 में से 4.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा A अपॉन 6.5। फिर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ एनायन यानी कि फ्लोरीन आयन का, तो उसमें भी फॉर्मूला है A अपॉन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, है ना, तो ये हो जाएगा A अपॉन एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का 9, सो 9 माइनस 4.5 करोगे तो आपको इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें निकालना है उन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि D, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट दिस। ये और ये दोनों चीज़ हमने यहाँ ऐड कर दी, है ना। यहाँ ऐड करने के बाद आपके लिए यहाँ देखो A और ये दोनों कॉमन है तो वो बाहर निकल गया। फिर आप LCM निकालो, यानी कि मैथमेटिक्स यू विल यूज़ हियर, मैथ्स के फॉर्मूला यूज़ करके यू विल गेट द वैल्यू और आपको A मिलेगा। A यानी कि यहाँ क्या मिलेगा आपको, A मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। अगर आपको A मिल जाता है तो रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन क्या है A अपॉन जेड इफेक्टिव और R ऑफ एनायन क्या है A अपॉन जेड इफेक्टिव, है ना। ये फॉर्मूले डाल दिया आपने। अब A की जगह पे मैं डालूंगी 6.14, उससे डिवाइड करो, जो भी डिस्टेंस आएगा वो एंस्ट्रॉम में आता है। एंस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो इस तरह से आपको यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन मिल जाता है। फिर इनके बारे में बताया गया कि एनायन और कैटायन जो होते हैं तो उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप कि कैटायन और एनायन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कैटायन बनता है जब कोई एटम अपनी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है
ठीक है। और एनायन बनता है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन उसके साथ और एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपने इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। इसका मतलब हुआ कि कैटायन क्या लॉस में रह गया और एनायन क्या हो गया, गेन में रह गया। मतलब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कम होंगे, और एनायन में नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। और हमेशा याद रखना कि एनायन जो है उसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसका जो साइज रहेगा, एनायन इज ऑलवेज हैविंग लार्जर साइज देन कैटायन। अब यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ सिंपल एग्जाम्पल दिया है सोडियम और आयरन का। अब यहाँ सोडियम तो एलिमेंट है, Na+ लगने के बाद वो सोडियम एटम बन गया। अगर आप देखो दोनों के ये एटॉमिक रेडियस है और ये आयनिक रेडियस है, आयन है ना ये, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ नियर अबाउट 0.5 का अराउंड डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए हैं, नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो यहाँ आयनिक रेडिया घट गया। आयरन में देखिए वही चीज़ है, पहले क्या था 1.26 एंगस्ट्रॉम था, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका एटॉमिक रेडिया 0.76 एंगस्ट्रॉम हो गया, यानी कि कम हो गया। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये जो ऊपर का चार्ज होता है ना, ये आपको बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Fe3+ यानी कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए, Na+ यानी कि उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गया, Fe2+ यानी कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए। इन दिस वे द थिंग्स गो ऑन। इस तरह से आपको पता चलता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है। वैसे ही होता है एनायंस में। अभी एनायन देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन है ना, उसका एटॉमिक साइज देखिए 0.99 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक साइज बोल लीजिए, एटॉमिक रेडिया बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। अब देखिए यहाँ बढ़ गया, क्यों? मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इसमें बढ़ते हैं। ब्रोमीन में देख लो 1.14 था और वो निगेटिव हो गया, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका जो ये रेडिया है वो उतना ही बढ़ते जाता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो नेचुरली इसका एटॉमिक साइज या आयनिक रेडिया जो है बढ़ गया। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। सो इस बेसिस पे ही जो है केमिकल बिहेवियर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के केमिकल बिहेवियर को बताने में। जैसे जस्ट चेक इट, यहाँ फर्स्ट है the radii of cation and anion gives a possible idea about the crystal structure। मतलब ये कैटायन और एनायन जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो आपको एक आइडिया दे देते हैं कि वो जो क्रिस्टल लैटिस है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्यूबिक रहेगा, क्यूबॉइड रहेगा, ट्राइगोनल रहेगा, पिरामिडल रहेगा, बाय पिरामिडल रहेगा, लाइक दैट। जो रेडिया ऑफ कैटायन और एनायन है वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द बॉन्ड, आयंस के बीच में कौन सा तरह का बॉन्ड बनेगा वो भी प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर लार्जर कैटायन है और स्मॉलर एनायन है तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर स्मॉलर कैटायन है और लार्जर एनायन है तो वहाँ क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से आप कैटायन और एनायन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ बॉन्डिंग कौन सी होगी। तीसरी चीज़ आप क्या केमिकल बिहेवियर एनालाइज कर सकते हो, एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ कैटायन which is directly related to their radii. In general, small cations are much more hydrated than larger cations. जो छोटे कैटायन होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस दिखाते हैं। हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, मतलब उनमें एडिशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा एडअप हो सकते हैं। लेकिन अगर छोटे कैटायन रहे, मतलब कैटायनिक साइज अगर छोटा रहा तो वो हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो कम दिखाते हैं, हेंस दे फॉर्म मोर एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो लार्जर कैटायंस होते हैं उनमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिटी, वो उनकी जो नेचर होगा वो एसिडिक रहेगा। ओके, इस तरह से आप कैटायंस और एनायंस से
उनका केमिकल बिहेवियर, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड डे।